बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के ये सारे टॉपिक्स डिटेल के साथ समझाऊंगा। इनमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो है इसको करंट लॉ भी कहते हैं और जंक्शन रूल भी कहते हैं। अब इसकी हमारे पास डेफिनेशन आ गई कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हो, उसके अंदर एक जंक्शन हो, तो उस जंक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट्स जो हैं आ रहे हैं उनका जो अलजेब्रिक सम है वो हमेशा ज़ीरो होता है। ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई। अब आगे है इसकी डायग्राम। डायग्राम में देखें हमारे पास 5 करंट दिखाए गए हैं, I1, I2, I3, I4 और I5। इनका सम ये देखें ज़ीरो लिखा गया है। कुछ करंट्स हैं जिनके साथ पॉजिटिव साइन यूज़ किया गया है और कुछ करंट्स हैं उनके साथ नेगेटिव साइन यूज़ किया गया है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि किस करंट के साथ पॉजिटिव साइन आना है और किसके साथ नेगेटिव? तो ये नीचे साइन कन्वेंशंस हैं। द इनकमिंग करंट्स टुवार्ड्स द जंक्शन आर टेकन पॉजिटिव। जो करंट्स जंक्शन से अंदर की तरफ आ रहे हैं उनका साइन पॉजिटिव होगा, जैसा कि I1 और I4 ये जंक्शन के अंदर की तरफ आ रहे हैं, इनका साइन पॉजिटिव है। इसके बाद है आउट गोइंग करंट्स अवे फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन नेगेटिव। जो करंट्स जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहे हैं उनका साइन नेगेटिव होगा, जैसा कि I2 है हमारे पास, ये देखें I2, आगे I3 और I5 ये जो हैं इनका साइन नेगेटिव है क्योंकि ये बाहर की तरफ जा रहे हैं। आगे है नोट, द चार्जेस कैन नॉट अकोमोलेट एट अ जंक्शन। जो चार्जेस हैं वो जंक्शन पर जमा नहीं हो सकते। द नंबर ऑफ चार्जेस दैट अराइव एट अ जंक्शन। जो चार्जेस हमारे पास जंक्शन पर आते हैं इन द गिवन टाइम मस्ट लीव इन द सेम टाइम इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो उनको कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के मुताबिक सेम टाइम के अंदर बाहर जाना होता है। अब आगे है हमारे पास सेकंड लॉ और वोल्टेज लॉ, जिसको लूप रूल भी कहते हैं। अब इसकी हमारे पास डेफिनेशन है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स and EMFs along any closed path in electrical network is always zero। पोटेंशियल ड्रॉप्स और EMF हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो कि क्लोज्ड पाथ का है उसके अंदर इन दोनों चीज़ों का अलजेब्रिक सम ज़ीरो के बराबर होता है। अब ये देखें हमारे पास डायग्राम आ गई। इस डायग्राम के अंदर हम 2 लूप्स को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट लूप है उसका नाम है लूप ABCA। अब इस लूप को देखेंगे ABCA और ये इसकी क्लॉकवाइज मोशन को डिस्क्राइब किया गया है। अब देखें E1 को देखें और इस क्लॉकवाइज मोशन को देखें। तो अगर ये मूव होगा इधर तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूवमेंट होगी, तो E1 हमारे पास नेगेटिव साइन में आ जाएगा। अब आगे देखें हमारे पास I1 R1 ये नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा I1, तो इसका साइन आ जाएगा पॉजिटिव। इसके बाद है I1 प्लस I2 और इसके साथ रेजिस्टेंस है R2। I1 प्लस I2 R2 इसकी डायरेक्शन भी I1 R1 के सेम है, इन दोनों की एक ही डायरेक्शन है, तो इसका साइन भी पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट लूप की इक्वेशन बन गई है। अब हम सेकंड लूप को डिस्कस करते हैं। ये है इसका नाम लूप ACDA।
इसके अंदर अगर हम देखें तो E2 के ऊपर जो क्लॉकवाइज मोशन है ये मूव करेगी फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो E2 की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। और इसके अंदर है I1 प्लस I2R2 ये लिख दिया। आगे I2R3 ये भी लिख दिया। अब ये देखें I2 करंट जो है ये नेगेटिव से पॉजिटिव मूव कर रहा है। इसका साइन यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए था लेकिन नेगेटिव क्यों है। और I1 प्लस I2R2 इसकी मूवमेंट भी सेम है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन मैंने नेगेटिव यूज़ किया। इसकी वजह क्या है, हम यहाँ पे नेगेटिव क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इस क्लॉकवाइज मोशन को देखें तो ये क्लॉकवाइज मोशन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर है और ऊपर जो मूवमेंट थी क्लॉकवाइज वो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में थी। तो ये देखें हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो गई, जिस वजह से इन दोनों की जो साइन है हम नेगेटिव पुट करेंगे। अब साइन कन्वेंशन लिखे गए हैं। EMF is taken negative when we traverse from positive to negative terminal of the cell through the electrolyte। जब हम पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव टर्मिनल तक मूव करेंगे तो EMF की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में आएगी। अगर हम चाहते हैं कि EMF पॉजिटिव लें तब क्या होना चाहिए, तब हमें नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव टर्मिनल में मूव करना होगा सेल के थ्रू आउट द इलेक्ट्रोलाइट। अब आगे है द पोटेंशियल फॉल्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो पोटेंशियल होती है वो करंट की डायरेक्शन में कम हो जाती है एंड इट राइजेस अलोंग द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द करंट पाथ। तो ये उस डायरेक्शन के अंदर राइज हो जाती है जो डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन से ऑपोजिट हो। अब आगे है हमारे पास पोटेंशियल फॉल जो होता है उसको हम नेगेटिव साइन देते हैं और जो पोटेंशियल राइज होता है इसको पॉजिटिव साइन से ज़ाहिर करते हैं। अब आगे इम्पोर्टेंट नोट है, द पाथ कैन बी ट्रैवर्स्ड इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द लूप। जो पाथ होता है उसको लूप की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम ट्रैवर्स करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवर्स करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये था किरचॉफ सेकंड लॉ जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बताता हूँ। ये देखें हमारे पास ये व्हीटस्टोन ब्रिज की डायग्राम आ गई है जिसमें हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस शो करवाई गई हैं, P, Q, R और S। और इसके अंदर जो है गैल्वानोमीटर जो है इन द सेंटर लिखा गया है। ये E जो है हमारे पास ये EMF का सोर्स है। अब ये देखें इसके अंदर जो करंट्स मूव कर रहे हैं उन करंट्स को भी डायग्राम के अंदर मैंने शो करवा दिया। ये जो करंट्स मूव कर रहे हैं इस डायग्राम के अंदर इसको जूम किया गया है किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को मद्देनज़र रखते हुए, जिसको जंक्शन रूल भी कहते हैं। अब किरचॉफ लूप रूल को अप्लाई करेंगे, यानी जो कि किरचॉफ का सेकंड रूल था उसको अप्लाई करके लूप ABDA की इक्वेशन बनाएंगे। ये ABD और A इनकी इक्वेशन बनेगी। ये देखें हमारे पास लूप ABDA के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, I1P लिख दिया, IG और G ये लिख दिया, आगे I नेगेटिव I1R अब इसको लिख दिया। अब अगर हम इसके साइंस को डिस्कस करें तो ये देखें I नेगेटिव I1R जो है अगर इसकी मूवमेंट को हम देखें तो ये हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल मूवमेंट होगी तो ये पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है। अब ये जो है I1P और IgG ये देखें हमारे पास I1P और IgG। अब इनकी मूवमेंट जो है I नेगेटिव I1R की जो डायरेक्शन है उसे ऑपोजिट है, इसलिए इनके पास जो हमारे पास साइन आएगा ये हमारे पास नेगेटिव का साइन आ जाएगा। आगे सेकंड लूप को डिस्कस करते हैं।
उसका नाम है BCDB। अब इसके अंदर जो करंट्स और रेजिस्टेंसेस थी उनको लिखेंगे हमारे पास। B और C के दरम्यान है I1 नेगेटिव IGQ, ये लिख दी। आगे C और D के दरम्यान देखें तो ये है हमारे पास I नेगेटिव I1 प्लस IG, और इसमें रेजिस्टेंस यूज हुई है S। आगे यहाँ हमारे पास D से B की तरफ देखें तो IG, और ये गैल्वानोमीटर के रेजिस्टेंस जिसको G के साथ ज़ाहिर किया हुआ है, ये हमारे पास आ जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अगर IG की जगह पे हम 0 पुट कर दें तो फिर ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। अगर हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर आएगा P/Q इज इक्वल टू R/S। तो ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज वाला आर्टिकल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको मीटर ब्रिज के बारे में बताता हूँ। मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है वही मीटर ब्रिज की बुनियाद है। आगे डायग्राम है मीटर ब्रिज की, कंप्लीट सर्किट डायग्राम शो करवाई गई है आपके सामने। इसमें आप देखें कि ये जो गैल्वानोमीटर है उसका करंट जो है उसको हमने ज़ीरो करना है। अब इसका करंट ज़ीरो कैसे करेंगे कि हमारे पास ये जो जाकी है जो गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट की गई है वायर के थ्रू, तो हम इस जाकी को एडजस्ट करेंगे मीटर ब्रिज पर। तो हम गिवन वैल्यूज़ हमारे पास हैं नॉन रेजिस्टेंसेस की और अननोन रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ के लिए हम गैल्वानोमीटर करंट की वैल्यू को ज़ीरो कर देंगे। अब हमारे पास ये जो R है ये नॉन रेजिस्टेंस है और X जो है ये हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है। तो ये R/X लिखेंगे। R की वैल्यू क्या है, R ये जो है A से लेकर J तक है, तो RAJ लिख देंगे। आगे X जो है वो J से B तक है, तो RJB लिख देंगे। अब इससे आगे लेफ़्ट साइड पे R/X वैसे ही रहेगा। इसके बाद AJ और JB आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से R का जो है A से J तक डिस्टेंस है और फिर J से B तक जो है डिस्टेंस वो लिख देंगे। अब इसके बाद है R/X इज इक्वल टू AJ क्या चीज़ है, L सेंटीमीटर, तो AJ की जगह हम L लिख देंगे। अब हमारे पास JB के दरमियान लिखा हुआ 100 नेगेटिव L, तो JB की जगह 100 नेगेटिव L लिख देंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देयरफॉर X की इक्वेशन क्या होगी, इसको सिंपलीफाई करके तो ये हमारे पास आएगी R मल्टीप्लाई बाय 100 नेगेटिव L, इसके बाद डिवाइडेड बाय L। अब मैं आपको पोटेंशियोमीटर के बारे में बताता हूँ। ये आपके सामने पोटेंशियोमीटर की सर्किट डायग्राम है और ये है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ हम ओहम्स लॉ की इक्वेशन को यूज़ करेंगे जो कि थी V इज इक्वल टू IR। यहाँ R रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का पहले मैंने फार्मूला बनाकर दिखाया था ρL/A, तो इसको पुट कर देंगे तो V बराबर हो जाएगा I ρL/A। अगर हमारे पास कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा हो पोटेंशियोमीटर से और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A हो और यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ मटेरियल रो हो, फिर क्या होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, V इज इक्वल टू KL। V और L हमारे पास एक कांस्टेंट है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ वायर
ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी जो किसी वायर के अलॉन्ग जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, ये उस वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। व्हेन अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू इट, जब इससे हमारे पास कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा हो। ये हमारे पास इसकी डायग्राम बनाई गई है। अब हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ये हमारे पास डायग्राम आ गई है। अब ये हमारे पास बैलेंस पॉइंट हमने हासिल करना है फ्रॉम द सेल व्हेन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन अ पोटेंशियल वायर, जब हमारे पास पोटेंशियल जो है किसी भी पॉइंट पे वो इक्वल होना चाहिए और ऑपोजिट होना चाहिए ईएमएफ ऑफ द सेल से। इससे आगे इक्वेशन है E1 की इक्वेशन, इसके बाद E2 की इक्वेशन। E1 और E2 की जो इक्वेशन है वो कैसे बनेगी? E1 की इक्वेशन होगी VAJ1 और E2 की इक्वेशन होगी VAJ2, और ये बराबर किसके होगी? पहले वाली होगी I रो L1 ओवर A और दूसरी होगी I रो L2 ओवर A। अब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। अब नोट है हमारे पास द बैलेंस पॉइंट विल नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर। हमारे पास पोटेंशियोमीटर की जो वायर है उस पर बैलेंस पॉइंट हमें हासिल नहीं होगा इफ़ द फॉल ऑफ पोटेंशियल along the potential wire is less than the EMF of the cell to be measured। अगर हमारे पास पोटेंशियल मीटर की जो पोटेंशियल है वो कम है EMF ऑफ द सेल से। आगे हमारे पास द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। जो वर्किंग है पोटेंशियोमीटर की वो बेस करती है नल डिफ्लेक्शन मेथड पे। सो द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बिकम्स इनफाइनाइट, इस वजह से वायर के रेजिस्टेंस इनफाइनाइट यानी लामहदूद हो जाती है। द पोटेंशियोमीटर कैन बी रिगार्डेड एज एन आइडियल वोल्ट मीटर, पोटेंशियल मीटर को आइडियल वोल्ट मीटर भी कहते हैं। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका। अब मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।